So, hello everyone, and welcome to Freelance Training by iDigital Venure. And today is Module 2, Lesson 2. And आज हम सीखने वाले हैं प्राइसिंग स्ट्रेटेजी। सी प्राइसिंग इज समथिंग कि हम भी कंफ्यूज होते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है या फिर हमारी जो सर्विस है उस चीज की जो प्राइसिंग होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, किस रेंज में होनी चाहिए। क्योंकि हमें लगता है कि अगर कोई चीज हम प्रोवाइड कर अच्छी है तो हम अगर हम ज्यादा उस सर्विस का रेट हम रख देंगे तो ये हो सके कि वो ज्यादा क्लाइंट को अट्रैक्ट ना कर पाए, या फिर अगर आप अपने प्राइस को जो उसकी वैल्यू है उससे आप कम सेट करते हो या फिर अंडर चार्ज करते हो तो आप अंडर वैल्यूड फील करोगे कि भाई, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है एंड ऑफ द डे एवरीथिंग इज ऑल अबाउट प्रॉफिटेबिलिटी। और जब प्राइसिंग की बात आती है तो एवरीथिंग फील्स लाइक मतलब सारी चीजें सही फील करती है और सारी चीजें गलत भी फील करती है। हमें जब प्राइसिंग चीज वर्क नहीं करती तो हमें सेल्फ सेल्फ डाउट आता है कि कमी हम में तो नहीं है, हमारी सर्विस में तो कमी नहीं है या मेरे में तो कोई कमी नहीं है। तो हम आज के लेसन के अंदर सीखने वाले हैं कि प्राइसिंग आप किस तरीके से सेट कर सकते हो। एंड बेसिक रिसर्च जो होती है प्राइसिंग की वो तीन है। एक तो है आस्क इन निश ग्रुप, आपके कुछ ग्रुप्स होंगे, कुछ लोग होंगे जो सेम निश के होंगे, आप उनसे आप पूछ सकते हो कि भाई इस चीज की जो सर्विस होती है उनकी जो प्राइसिंग होनी होनी चाहिए वो किस रेंज में होनी चाहिए। पहली चीज तो ये चीज होगी। और दूसरी चीज इंडस्ट्री फ्रेंड, अगर आपके इंडस्ट्री में कोई फ्रेंड है आप उनसे फीडबैक ले सकते हो, ठीक है। और थर्ड इज ब्राउज कंपटीटर वेबसाइट। वेबसाइट में आप देख सकते हो कि भाई अलग अलग वेबसाइट के अंदर की कौन सी चीज की जो प्राइसिंग है वो कितनी सेट कर रखी है, तो इससे आपको एक अच्छा खासा आइडिया आ जाएगा। एंड यही तीन चीजें जिससे आप प्राइसिंग का एक बेसिक आइडिया एंड बेसिक नॉलेज आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो बेसिक नॉलेज के लिए ये तीन चीज थी। एंड हम आगे चलते हैं। प्राइसिंग के ना अलग अलग स्टैंडर्ड्स होते हैं, ठीक है। आप एप्पल की तुलना आप ऑरेंज से नहीं कर सकते। सेम उस तरीके से कि अलग अलग निश के अंदर प्राइसिंग सेट करने का जो क्राइटेरिया होता है वो बहुत ही अलग होता है। प्राइसिंग वो पर वर्ड पे भी हो सकता है, अगर आप राइटर हो, कॉपी राइटर हो, ट्रांसलेटर हो, ठीक है, आप पर वर्ड पे चार्ज करते हो। अगर आप कंसल्टेंट हो, डिजाइनर हो, प्रोग्रामर हो तो आप पर आर के बेसिस पे चार्ज करते हो, या फिर डेवलपर, सोशल मीडिया मैनेजर, ये प्रोजेक्ट के बेसिस पे चार्ज करते हैं। और ये चीज बहुत ज्यादा मैटर करती है कि आप अपने फील्ड के हिसाब से जो स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर जो है आपके इंडस्ट्री का, आपके फील्ड का, उस हिसाब से आप चार्ज करो। ना कि अगर आप एक कॉपी राइटर हो लेकिन बट स्टिल यू आर चार्जिंग फॉर योर टाइम कि भाई मैं इतना टाइम दूंगा तो मैं इतना चार्ज करूंगा, दिस इज नॉट गुड एक्चुअली में। और ये चीज हेल्प करती है इंश्योर करने में कि जो आपका जो रेट है ना वो एक कंपटिटिव रेट हो, ठीक है, कि आप मार्केट के अंदर compete कर पाओ, ना ज्यादा हो और ना ही अंडर वैल्यू हो आपके लिए। तो प्राइसिंग स्ट्रेटेजी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब एज अ फ्रीलांसर आपकी जो आपके सर्विस की जो प्राइसिंग है वो क्या क्या चीजें डिटरमाइन करती है, हम उस चीज पे बढ़ रहे हैं। पहली चीज टाइम इन्वेस्टमेंट। सी कोई भी प्रोजेक्ट जितना ज्यादा टाइम लेगी उतना ज्यादा ही उस प्रोजेक्ट का जो चार्ज होगा, प्राइसिंग होगी, वो चीज होगी, ठीक है। एंड ये बहुत सिंपल है, ठीक है। फर्स्ट चीज होता है टाइम इन्वेस्टमेंट, की आपका टाइम कितना ज्यादा है। एंड द सेकंड इज स्कोप ऑफ वर्क। अब जैसे एडिटर्स होते हैं, ऑब्वियस सी बात है, एडिटर्स हो गए, राइटर हो गए, ऐसे फील्ड में क्या होता है कि एडिशनल एडिट्स होते हैं, ठीक है। या फिर अगर आप एज अ कंसल्टेंट हो तो एडिशनल मीटिंग्स भी होती है। तो अब स्कोप ऑफ वर्क में क्या होता है, अगर आप कोई चीज एक्स्ट्रा बाद में करोगे जो ऑब्वियस सी बात है तो आप उस हिसाब से अपना प्राइस सेट करोगे कि भाई इतने तक का तो मैं इतना होगा, उसके बाद अगर कोई भी एडिट होगा तो स्लैश 5% 10% ये ऐड होता जाएगा पर एडिट का, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने जो प्राइसिंग है वो आप सेट कर सकते हो। एंड ये चीज ऑन पेपर या फिर ईमेल के ऊपर होनी चाहिए, क्योंकि अदरवाइज क्या होगा कि बाद में जो क्लाइंट्स होंगे वो आपको ही परेशान करेंगे कि भाई आप सही से काम नहीं दे रहे, ये लोगो आपने बनाया इसे आप इतना चेंज कर दो, ये वीडियो बनाइए इसमें बार बार हर जगह पे कोई ना कोई कमी ढूंढ के आप यहाँ एडिट करो, यहाँ एडिट करो, 5 बार हो गया, 6 बार हो गया, 10 बार हो गया, तो दिस इज फ्रस्ट्रेटिंग फॉर यू। फिर एंड ऑफ द डे आपको फील होगा कि भाई जितना पैसा मुझे मिला है ये मतलब बहुत कम पैसा मिला है, ठीक है, जितना वैल्यू मैंने प्रोवाइड किया उस हिसाब से कम पैसा मिला है। और ये चीज क्लाइंट को भी नहीं फील होना चाहिए कि उन्होंने ज्यादा पैसा दिया है, ठीक है। तो बेस्ट होता है कि आप स्टार्टिंग से ही है ना क्लियर कम्युनिकेट करके चलो। एंड ऑन पेपर ये सारी चीजें होनी चाहिए, ठीक है। तो स्कोप ऑफ वर्क पे भी डिपेंड करता है कि आप कितना प्राइसिंग आपका हो सकता है। क्लाइंट्स नेटवर्क लेवरेज। अब होता क्या है, बहुत सारे क्लाइंट्स, जब आप एज अ फ्रीलांस की जर्नी आप सबने स्टार्ट कर दी है, काफी जो क्लाइंट्स हैं कुछ ऐसे होंगे जो आपके लिए मतलब ड्रीम क्लाइंट होंगे, या फिर अब मैं एक एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ। आप सेकंड थर्ड या फिर अपने कॉलेज से आप कॉलेज से आपने ग्रेजुएट किया है एंड एक जगह पे आपको जॉब मिल रही है 10 to 15 के पर मंथ की, एवरेज सी कंपनी है, ठीक है, बहुत बड़ी कंपनी नहीं है, कॉल सेंटर समझ लो आप। कॉल सेंटर के अंदर आपको जॉब मिल गई, सेम टाइम में आपको इंटर्नशिप मिल रही है विद स्टाइपेंड, एंड इंटर्नशिप में ज्यादा आपको नहीं मिल रहा, 4 5 के
मिल रहा है, ठीक है, पर मंथ के हिसाब से। बट वो इंटर्नशिप आपकी 3 महीने की है, 6 महीने की है। बट जिस कंपनी के अंदर वो इंटर्नशिप है वो है गूगल या मेटा जैसी कंपनी, ठीक है, अभी इन्हीं कंपनी में है। तो ये चीज आपको भी पता है कि अगर आपने गूगल या मेटा जैसे कंपनी के अंदर भी आपने इंटर्नशिप किया, वो भी इतना लॉन्ग इंटर्नशिप, ठीक है, तो इट मीन समथिंग, इट हैज टू। आपको पता है कि यहाँ अगर आपने किया तो आपको एक्सपोजर मिलेगा, ठीक है, एक्सपोजर मिलेगा, ऊपर से आपके पोर्टफोलियो बोलो या रिज्यूमो में इन कंपनी का एक नाम आ जाएगा कि हाँ भाई मैंने भी यहाँ पे एज ए इंटर्न मैंने काम किया है। तो इट्स अ यूज थिंग, ठीक है। तो सेम तरीके से फ्रीलांस के अंदर भी क्लाइंट्स नेटवर्क लीवरेज, मतलब अगर आपने किसी ब्रांड के साथ वर्क किया तो वहां पे उस ब्रांड का नाम आपके पोर्टफोलियो से जुड़ जाएगा। भले ही इस ब्रांड ने मुझे 10%, 20%, 30% मुझे कम पे करे, बट इन ब्रांड के साथ अगर नाम जुड़ गया तो फ्यूचर में मुझे क्लाइंट्स और अच्छे मिल सकते हैं, ठीक है। तो आपको एक तो ये चीज होगी, और दूसरी चीज कुछ फेमस इन्फ्लुएंसर्स होते हैं कि भाई अगर मैंने इनके साथ काम कर लिया तो इनका काम मैंने अच्छा किया है, कम में भी कर दिया, अच्छा कर दिया, तो इनके थ्रू ये बहुत सारे लोग को रेफर कर सकते हैं। तो इन सारी चीजों पे भी प्राइसिंग आपकी जो है ना वो काफी ज्यादा डिपेंड करती है। अब ऑब्वियस सी बात है, कोई भी अच्छा क्लाइंट है ना आपसे नहीं बोलेगा कि आप मेरे लिए फ्री में काम कर लो, ठीक है, कोई भी नहीं बोलेगा। अच्छे क्लाइंट कभी ऐसे बोलते नहीं है, और ये भी अच्छा नहीं कि आप सामने से बोलो कि भाई मुझे बस काम चाहिए, मैं फ्री में काम करने तैयार हूँ, ऐसा भी आप नहीं बोलोगे। तो वहां पे आपको एक प्राइसिंग इस तरीके से रखनी है कि सामने वाला जो क्लाइंट है ना वो सीधे आपको हाँ बोल दे कि चलो भाई, मतलब इतना ज्यादा भी नहीं रखना कि ये तो पैसे देंगे ही, और इतना कम भी नहीं रखना कि आपकी क्रेडिबिलिटी पे एक सवाल उठ जाए कि भाई इतना कम ये पर्सन क्यों चार्ज कर रहा है, इसका काम अच्छा है भी, ठीक है। तो आपको इस तरीके से प्राइस सेट करनी है कि काफी मतलब एक डिस्काउंट कैटेगरी में भी है, एंड सामने वाले के दिमाग में, ये क्लाइंट के दिमाग में आए ही ना कि इसके अलावा मैं किसी और को देख लेता हूं। तो इस चीज पे भी प्राइसिंग बहुत ज्यादा डिटरमाइन करती है अगर आपको किसी अच्छे क्लाइंट के साथ वर्क करना है तो। फोर्थ इज डेडलाइन एंड अर्जेंसी। सी कुछ कुछ टास्क ऐसे होते हैं जो अराउंड 1 वीक लेते हैं, फिर 1 महीने लेते हैं, डिपेंडिंग ऑन द प्रोजेक्ट, ठीक है। अगर कोई चीज 3 हफ्ते का टाइम ले रही है, एंड ये इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है कि भाई ये जो प्रोजेक्ट है ये 3 वीक का, सॉरी महीना बोलो, 3 हफ्ते का टाइम लेगी ही लेगी, बट वहीं पे अगर सामने वाले इंसान को इतना अर्जेंट है कि भाई वो 2-3 हफ्ते वाला जो काम है ना उसे 2 हफ्ते में चाहिए या फिर 1.5 हफ्ते में चाहिए, तो वहां पे आप अपनी प्राइसिंग बढ़ा सकते हो कि वैसे तो नॉर्मली ये काम इतने में लेते हैं ना, इतने में चाहिए, तो 20% या 30% आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, या फिर 40% आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आपका जो क्लाइंट है ना वो नेगोशिएट करेगा, बट स्टिल यू विल अर्न मोर देन जो नॉर्मली आप कमाने वाले थे, ठीक है। एंड द फिफ्थ इज योर एक्सपीरियंस लेवल, एंड दिस इज वेरी ऑब्वियस, आपके एक्सपीरियंस से आप अपना रेट इंक्रीज कर सकते हो, एंड आपका जो डिटरमाइन करता है, ठीक है, अब आपकी प्राइसिंग क्या होनी चाहिए, ये सारे फैक्टर है। सो हम अब सीखने वाले हैं डिटेल में हैंडलिंग प्रोजेक्ट दैट टेक टू मच टाइम। कुछ कुछ प्रोजेक्ट होते हैं जो ज्यादा टाइम लेते हैं, ठीक है। अ प्रोजेक्ट टेक्स 5 आवर्स पर डे इंस्टेड ऑफ 2 आवर पर डे, एंड ऑब्वियस सी बात है सेम टाइम में आप बाकी क्लाइंट, क्योंकि एक ह्यूमन कैपेसिटी होती है, ठीक है, एक लिमिटेशन होती है कि भाई मैं एक दिन में इतने ही घंटे में काम कर सकता हूँ। कुछ लोगों की 8 घंटे की होती है, कुछ लोग की 12 घंटे की होती है, एंड कुछ लोग को 13-14 घंटे की भी होती है, ठीक है। वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। अब द थिंग इज की कुछ काम, ठीक है, 5 घंटे पर डे का वो काम लेती है, ना कि 2 घंटे पर डे का। तो यहाँ पे सॉल्यूशन क्या है इस चीज का? ऑब्वियस सी बात है कि आप कम पैसों में वो ज्यादा काम तो आप करोगे नहीं, ठीक है, अदरवाइज आप अंडर वैल्यू फील करोगे ना, मतलब एक तरीके से एक्सप्लॉइटेशन, ठीक है, क्लाइंट ने आपको एक्सप्लॉइट किया है। अब इस चीज में सॉल्यूशन बस यही है कि हैव एन ऑनेस्ट कन्वर्सेशन विद द क्लाइंट। आप क्लाइंट से है ना अच्छे से आप बात कर सकते हो, लाइक हे आई अंडर एस्टिमेटेड द टाइम कमिटमेंट फॉर दिस प्रोजेक्ट, आई अप्रिशिएट इट इफ वी कुड ईदर इंक्रीज माई रेट टू एक्स, ठीक है, या फिर आपके जो डिलीवरेबल्स थे कि जो आप इस प्रोजेक्ट में जो देने वाले थे, तो हम ए बी और सी को इसमें से रिमूव कर देते हैं। अब इससे क्या होगा कि या तो सामने वाला पर्सन मान जाएगा, ठीक है चलो, क्योंकि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये चीज आप लिख के ले लो, ठीक है। कहीं भी आपने झूठ बोला या फिर जानबूझ के आपने वो चीज डिलीवर नहीं किया, आप स्टार्टिंग से ही सही चलोगे तो क्लाइंट भी बात समझता है, ठीक है। अगर क्लाइंट आपको पे कर रहा है तो वो आपसे पहले अपना बिजनेस खड़ा कर चुका है, ठीक है। तो सामने वाला जो क्लाइंट है वो बेवकूफ नहीं है, वो इंसान है और अच्छा इंसान है, वो समझता है, ठीक है। तो अगर कोई भी काम दिन के 5 घंटे ले रही है 2 घंटे के अलावा, वहां पे आप क्लाइंट से बात करोगे कि भाई स्टार्टिंग में मुझे लगा था कि ये जो प्रोजेक्ट है वो इतना इतना टाइम लेगा, लेकिन अब जब मैंने इस चीज को इवेल्युएट किया है, एंड किस तरीके से इवेल्युएट करना है वो हम नेक्स्ट सेशन के सीखने वाले हैं, वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जो ये भी पोर्टफोलियो से ही रिलेटेड है। ये लेसन, मतलब इसके बाद वाला जो मैं
एक पॉइंटर बता रहा हूँ, उसमें भी जो चांसेस होते हैं, कन्वर्जन चांसेस कि क्लाइंट आपको ही चूज करे, वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो हम नेक्स्ट लेसन में सीखने वाले हैं। तो जब आप बताओगे कि मैंने जब इवेल्युएट किया कि भाई इसमें क्या क्या काम लगने वाला है, तो पता चला कि भाई ये ज्यादा टाइम मांगती है पर डे के हिसाब से, तो या तो मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो आप रेट इंक्रीज कर दो इतने रुपए से, या फिर आप ये चीजें हटा दो। 90% केसेस में ये होगा कि सामने वाला इंसान ज्यादा पे करेगा, क्योंकि कोई भी क्लाइंट ये नहीं चाहता कि भाई क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज हो। ठीक है, तो कभी जब भी ऐसे प्रोजेक्ट जो ज्यादा टाइम लेगी, स्टैंडर्ड टाइम से ज्यादा, तो वहां पे आप अपनी प्राइसिंग इस तरीके से इंक्रीज कर सकते हो। प्रोटेक्टिंग योर टाइम एंड एफर्ट फ्रॉम स्कूप क्रीप। अब ये स्कूप क्रीप क्या होता है? जब भी आपका क्लाइंट आपसे ज्यादा या फिर एक्स्ट्रा डिमांड मांगती है, ठीक है, सॉरी, एक्स्ट्रा वर्क डिमांड करती है, उस चीज को स्कोप क्रीप क्रीप बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है, इस चीज से बचने के लिए सबसे बेस्ट सॉल्यूशन यही है, एक कॉन्ट्रैक्ट, मतलब पेपर पे सारी चीजें होनी चाहिए कि भाई इस टाइम में इतना रेट हमारा फिक्स हुआ है एंड आपको ये डिलीवरेबल्स आपको मिलने वाले हैं। एंड क्योंकि आपको भी पता होगा, ठीक है, जब आप काम करोगे आपको पता पता चल जाएगा कि भाई क्लाइंट जो होते हैं फिर बाद में वो क्या चेंजेस करवाते हैं, कितने एडिट्स करवाते हैं, XYZ डिपेंडिंग ऑन द प्रोजेक्ट। तो उस चीज को लेकर आप एक्स्ट्रा फिर चार्ज आप लिख दोगे कि अगर एडिशनल रिक्वेस्ट कुछ भी हुआ तो उस इस चीज के एक्स्ट्रा चार्ज है, जैसे एडिशनल लोगो बनाने के लिए बोला गया है तो उसके एक्स्ट्रा चार्ज होंगे, इतने एडिट्स, अगर कोई वीडियो एडिटर, इतने एडिट्स जो होंगे, या फिर कॉपी राइटिंग में भी जो एडिट्स होंगे, इतने एडिट्स फ्री हैं, इसके बाद जो भी होंगे, ठीक है, तो इस पे एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे। तो इस तरीके से आप अपने टाइम और एफर्ट को प्रोटेक्ट कर सकते हो बाय द मनी। ठीक है, और एक एग्जांपल जैसे दे रहे हैं कि कोई भी क्लाइंट है आपको इंस्टाग्राम मैनेज करने के हायर करता है, फिर बाद में वो बोलता है कि आप मेरा यूट्यूब भी मैनेज कर लो, या फिर आप जो रील आप इंस्टाग्राम पे डाल रहे हो सेम चीज को आप यूट्यूब पे भी डाल दो। तो मतलब अपलोडिंग भी टाइम लेती है, राइट? क्योंकि जब आप अपलोड करोगे, आप काम करोगे, तो आप देखोगे कि हाँ भाई टाइटल एंड और साथ हम सारी चीजें अच्छी हो। ठीक है, तो इस चीज से बचने के लिए बेस्ट यही चीज है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। लेवरेज हाई वैल्यू क्लाइंट्स, जैसे हमने लास्ट स्लाइड में हमने बात करी, कुछ क्लाइंट्स जो होते हैं ना वो बहुत प्रीमियम होते हैं, उनसे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिल सकता है, जैसे एक्सपोजर हो गया, रेफरल्स हो गया, फिर हाई इम्पैक्ट एक्सपीरियंस किया आपने किसी बहुत बड़े मतलब $1 बिलियन कंपनी के साथ आपने वर्क किया एज अ फ्रीलांस, तो आपको ऑब्वियसली बात एक्सपोजर अलग ही लेवल की मिलेगी। तो और जो एग्जांपल में अगर बताऊं, जैसे कोई इन्फ्लुएंसर है, ठीक है, हु कैन रेफर, पॉपुलर इन्फ्लुएंसर, अगर आपने उन पर्सन के लिए काम किया तो वो आपको रेफर कर सकते हैं किसी और के पास भी, तो लॉन्ग टर्म के लिए और नेक्स्ट मंथ आपको और ज्यादा क्लाइंट मिल सकते हैं। या फिर हाई रेवेन्यू बिजनेसेस, जहां से आप अच्छा मतलब आपको एक एक्सपोजर मिल जाएगा, यहाँ से बहुत ज्यादा चीजें आप सीख सकते हो। ठीक है, कुछ कुछ ऐसे क्लाइंट्स होते हैं जिसे आप अफोर्ड नहीं कर सकते लूज करना, तो ऐसे सिनेरियो में हमेशा मतलब आपके अंदर से आएगा कि ऑलरेडी मैंने बोल चुका हूँ कि मैं फ्री में भी वर्क कर लूं, बट आपको फ्री में भी वर्क नहीं करना, क्योंकि ऐसे जो क्लाइंट्स है ना वो कभी भी आपसे नहीं बोलते कि भाई आप हमारे लिए फ्री में वर्क करो। ठीक है, जो ऐसे हाई वैल्यू क्लाइंट्स होते हैं, बट ऐसे क्लाइंट्स में आपको प्राइसिंग इस तरीके से सेट करनी है कि सामने वाले पर्सन को ज्यादा अट्रैक्टिव भी लगे, ठीक है, और आपके क्रेडिबिलिटी पे भी सवाल ना आए कि भाई इतना कम चार्ज क्यों कर रहा है, क्योंकि इससे क्या होगा कि क्लाइंट आपको छोड़ के ना चले जाए। ठीक है, गोल्डन रूल यहाँ पे एक और लिख रखा है, अवॉइड क्लाइंट्स हु प्रॉमिस एक्सपोजर बट वोंट पे। ऐसे क्लाइंट्स को सच में अवॉइड ही करो जो बोलेंगे आपको एक्सपोजर मिलेगा लेकिन वो पे करने के लिए वो तैयार नहीं है, तो ऐसे क्लाइंट्स से कोई बेनिफिट नहीं है। ठीक है, अनटिल अनलेस, क्योंकि हर जगह इफ एंड बट्स तो होते ही हैं, अनटिल अनलेस आपके खुद के पसंद का वो काम क्यों ना हो। ठीक है, आपके खुद के ड्रीम कंपनी या आपके खुद के ड्रीम क्लाइंट ने वो चीज ना बोला हो, तो दैट्स कंप्लीटली डिफरेंट थिंग, लेकिन वैसे वो भी नहीं बोलेंगे। सो लेवरेजिंग हाई वैल्यू क्लाइंट्स हो चुका है। हाँ, सेटिंग हायर रेट्स फॉर अर्जेंट डेडलाइंस, बहुत सारी चीज होती है कि भाई अर्जेंट में चाहिए ये काम 2 हफ्ते का, बट क्लाइंट जो है वो 1 हफ्ते में चाहिए होता है, तो यहाँ पे आप द शॉर्टर द डेडलाइन द हायर द प्राइस, जितने कम टाइम में अगर जल्दी काम करवाना है तो ज्यादा प्राइस होगा, क्योंकि आपका भी तो टाइम ज्यादा लगेगा पर डे के हिसाब से, एंड आपका एफर्ट भी ज्यादा लगेगा। ठीक है, और यहाँ पे आपको नेगोशिएट करना है, जैसे आई यूजुअली टेक 2 वीक्स फॉर दिस बट आई कैन डिलीवर इन 3 days फॉर 5,000 रुपीज एक्स्ट्रा। अब इस पॉइंट पे भी है ना, ये तो एक एग्जांपल में समझा दिया हूँ, ऐसी चीज में भी क्लाइंट भी नेगोशिएट करता है कि इतना नहीं इतना ले लो, बट स्टिल एक सामने वाला इंसान नेगोशिएट भी करता है तो आपको ज्यादा ही मिलने वाला है। ठीक है, तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखना। रिटेनर क्लाइंट्स एंड लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फ्रीलांसर, क्योंकि देखो फ्रीलांसर की जो इनकम होती है वो कभी भी स्टेबल नहीं होती, आपको भी पता
जाता है, क्योंकि दिस इज नॉट एनी जॉब कि भाई मैं दिन के 8 घंटे दे रहा हूँ, हफ्ते के 5 दिन दे रहा हूँ, महीने के 20 दिन दे रहा हूँ, तो और नेक्स्ट मंथ के स्टार्टिंग वीक में मेरे अकाउंट में इतनी सैलरी आ जाएगी। ये वैसा नहीं है, ठीक है, वो ये स्टेबल वर्क नहीं है। यहाँ पे कभी आप लाख रुपए भी कमा सकते हो एंड किसी महीने में आप 10 लाख 5 लाख भी आप कमा सकते हो, बना सकते हो। लेकिन एक स्टेबल इनकम होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस हिसाब से आप अपनी फ्यूचर प्लानिंग करते हो, ठीक है। आपकी जो पूरी जो प्लानिंग है वो एक मिनिमम इनकम पे डिपेंड रहती है कि भाई इतना तो मिनिमम मैं कमाऊंगा ही, तो मैं फ्यूचर में ये चीज कर सकता हूँ, ज्यादा इनकम हो गई तो वेल एंड गुड है। अब मंथली कॉन्ट्रैक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि ऐसे क्लाइंट मुझे मिल जाए जो मंथली बेसिस पे लॉन्ग टर्म काम कर पाए हमारे साथ। इससे क्या होगा कि जितना लंबे टाइम तक कोई भी क्लाइंट हमारे साथ काम करेगा, रिटेन रहेगा, तो हमें एक स्टेबल इनकम भी मिलती रहेगी। और बेस्ट रिटेनर क्लाइंट्स कौन होते हैं? वो एजेंसीज होते हैं, ठीक है, क्योंकि एजेंसीज के पास ऑलरेडी बहुत सारे काम आते रहते हैं ना, वो आपको डेलीगेट करते रहते हैं। तो एजेंसी हो गया या फिर प्रोडक्ट लॉन्च बिजनेस की जो भी बिजनेस जो हमेशा न्यू न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करते रहते हैं, तो हमेशा उन्हें कोई ना कोई फ्रीलांसर्स की जो नीड होती है वो रहती है। तो बेस्ट होता है कि ऐसे क्लाइंट्स हमेशा बेस्ट होते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए, एक स्टेबल इनकम के लिए ऐसे क्लाइंट्स हमेशा बेस्ट होते हैं। और ऐसे क्लाइंट को हमेशा एक छोटा सा डिस्काउंट दे दो इन एक्सचेंज फॉर लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, कि अगर आपने इतने महीने तक काम आप कर रहे हो तो आपको इतना डिस्काउंट, एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको मिल सकता है। तो इट्स अ ग्रेट डील एंड दिस इज द फाइनल एक्शन स्टेप। आपने जो भी स्ट्रेटेजी बनाई होगी इस लेसन से आपने सीख के, उन्हें आप रिव्यू करो, आप अपने जो रेट्स हैं वो कंपटीटर से कंपेयर करो, और एक मिनिमम और मैक्सिमम प्राइस रेंज आप रखो एंड स्टार्ट पिचिंग विद कॉन्फिडेंस। एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, एंड अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। टिल द टाइम, बाय बाय, टेक केयर।